हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज देश विदेश भारत और जिले भर में क्या रहा वो तमाम खबरें। 10 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषुम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 10 अप्रैल को चैत्र माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं। राहु काल 12:22 से 1:57 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। मौसम, आज हम बात करेंगे कि आने वाला कल मौसम कैसा रहेगा, यानी कि 10 अप्रैल का मौसम कैसा रहेगा। कल का मौसम जानने के लिए आप हमारी न्यूज़ देखते रहिए। हरियाणा में मौसम कैसा है यह भी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी घूमने के दीवाने हो तो आपको पता होगा कि घूमने के लिए अच्छा मौसम कितना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि अब अप्रैल महीने की शुरुआत से ही मौसम में बड़ा बदलाव आया है और एकदम से गर्मी हो गई है। आज के समय में कई मौसम विभाग लगातार मौसम से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। हाँ, यह भी है कि अब मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी 100% ठीक निकलती है। हरियाणा राज्य में मौसम 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल आने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। 11 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव संभावित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक प्रेमलता सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बेटे और सांसद बरजेंद्र सिंह ने भी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। उनके इस कदम को जाट मतदाताओं को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। बीजेपी में एक दशक तक बिताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के दिग्गज जाट नेताओं में से एक हैं वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे और मौजूदा सांसद बरजेंद्र सिंह ने पिछले महीने ही कांग्रेस का दामन थामा था। इस परिवार का हरियाणा की राजनीति पर व्यापक असर रहा। 25 मई को लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिससे लेकर अभी से राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। प्रेमलता सिंह हरियाणा के पूर्व भाजपा विधायक हैं, जबकि वीरेंद्र सिंह ने पहले मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे वो 4 दशक तक कांग्रेस में रह चुके थे। मुकुल वासनानी और 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा किसी निश्चित कारण की वजह से वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, जब मैं बीजेपी में गया था तो मुझे इस बात का एहसास था कि दोनों विचारधाराओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मैंने इस फर्क को महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के मुद्दे को पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाया था और उनसे अनुरोध भी किया था कि किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। विजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के कदम को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं को लुभाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अभी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। विजेंद्र सिंह ने 5 महीने बाद भाजपा छोड़ दी, जब उनके पिता ने जिंद में एक रैली पार्टी में अल्टीमेटम दिया था कि अगर पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा तो वह भाजपा छोड़ देंगे। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है। दो चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे
क्या डिसीजन लेते हो? दिस इज द हाई टाइम। आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात। चलना पॉलिटिकली, आपको पद मिलता रहे, आपका बेटा एमपी बन जाए, इससे तो आपको आपको सारे समाज के लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको देख के फैसले करने पड़ते हैं। ये तो आप अपने से ही अंदाज़ा लगा लें। अगर मैं 2 साल पहले छोड़ता या करता तो आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आती। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। दिस इज द हाई टाइम। अगर आप कोई डिसीजन आज लेते हो तो उसका इम्पेक्ट है, उसका असर है, और उसमें क्लैरिटी हो तो लोगों तक जाएगी बात। बीजेपी में देखो, बात यह है कि मेरा 42 साल कांग्रेस का, मैं एक्टिविस्ट लगा लो, मुझे पद भी अनेक मिले, काम भी मैंने बहुत किया। और कांग्रेस की जो एक फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो एक दर्शन है, उसमें रह के आप बीजेपी में जाते हो, तो मेरा अपना ये विचार था कि आइडियोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस इज ए मूवमेंट। तो मैंने कहा दैट आई कैन अप्रिशिएट इट, दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। जब गया तो मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ना भी हो, लेकिन कहीं तो ये लगे कि ये आम साधारण जो इस देश की पॉपुलेशन है उसके लिए तो ठीक हो। किसान आंदोलन हुआ, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनका हिस्सा इस डेवलपिंग इकोनॉमी में बनता है वो उनको मिला ही नहीं। इसी तरह वर्किंग क्लास, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने बहुत से करोड़ों लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल दिया। दिस इज नो आर्गुमेंट। दैट मीन्स पॉवर्टी इज स्टिल देयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? दो चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, उनको 6 महीने पहले, साल पहले अरेस्ट कर लेते। लेकिन आप जब चुनाव है, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। बैंक अकाउंट कांग्रेस के सील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन लड़ने की उनकी कैपेसिटी को कम कर रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? वो क्या आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है? ना, वो ये है कि एक सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन है जो विच वांट्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल सीन ऑफ द कंट्री। कौन बर्दाश्त करेगा? साधारण से साधारण आदमी को भी इस बात का इल्म है, और कोई आदमी ये नहीं चाहता। रूलिंग पार्टी है तो उसका विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। कल कांग्रेस अगर रूलिंग पार्टी बनती है तो दूसरी पार्टी जो बाहर होगी उसको भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सेव कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंडित लोग हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी, वो कितना ही उनकी व्याख्या कैसी करें, लेकिन उनके पास इतने लोग आते हैं कि वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के भी बता देते हैं कि हाँ ऐसा होएगा, और कई बार वो सही भी होती है बात। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है, लेकिन कितनी तेज़ी से बदलेगी उतना ही बीजेपी को नुकसान है, कितनी आहिस्ता बदलेगी उतना ही बीजेपी को कम नुकसान है। लेकिन हवा में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दो राय। हरियाणा में आप ये मान के तो चल सकते हो कि आने वाले समय में, जो आपकी बात है कि कांग्रेस की तरफ कौन जा रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एग्जिस्टेंस खतरे में, स्पेशली जेजेपी। अब जेजेपी बीजेपी की पार्टनर थी तो वहाँ तो शायद उनको एंट्री मुश्किल मिले, तो वो हो सकता है कांग्रेस में ट्राई करें। नहीं लगाया वक्त। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से
मेरे ख्याल में 15-16 दिन पहले ये कहा था कि आप मुझे कोई निश्चित तारीख बता दें जिस दिन मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आऊं। और मेरे विचार में ये था कि हम ये चाहते थे कि हरियाणा में अगर आप हमारे को कांग्रेस में शामिल करने के लिए समय दें तो हम वहाँ एक बड़ी रैली कर सकते हैं 2-3 लाख लोगों की, उसका एक मैसेज जाएगा और वो कांग्रेस को एकदम ताकत मिलेगी, मैसेज ऐसा होएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए इसलिए ये तो नहीं संभव, आप दिल्ली में करें। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात यूँ है कि हमने 2 अक्टूबर को जींद में एक बहुत बड़ी रैली की थी, बिना झंडे के, बिना डंडे के, बिना किसी पार्टी के, और हमारे साथियों की रैली थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, मैसिव गैदरिंग। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पिछले 2 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप जेजेपी पार्टी से अपने संबंध विच्छेद कर लें, क्योंकि ये पार्टी बीजेपी को एक परमानेंट नुकसान पहुंचा रही है। आप तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनको साथ लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार करना शुरू किया है, एक किस्म से रैम्पेंट करप्शन, मतलब करप्शन की कोई सीमाएं होती हैं वो भी सब लांघ चुकी हो। तो इसलिए मेहरबानी करो, आप अपना संबंध इनसे दूर करो। ये हमेशा ये बोलते रहे कि अभी करेंगे, 15 दिन में कर देंगे, महीने में कर देंगे। अल्टीमेटली मैंने ये कहा उस दिन कि अगर आप जेजेपी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ोगे तो ये सोच लो कि वीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहना कि टिकटों की बात थी या इलेक्शन के नज़दीक आपने ये फैसला किया, ये नहीं था। और जब इन्होंने फैसला लिया तो मुझे फ़ोन किया कि अब तो हमने अलग कर दिया, अब तो आप सोचो। मैंने कहा आपने 2 दिन का समय, ब्रिजेंद्र सिंह तो ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर गया और मैंने भी उनको कहा कि मैं भी, अब मैं कैसे, अब आप कह रहे हो कि अब वापस आ जाओ, ये आपको पहले सोचना था। जिस दिन ओथ होनी थी उसी दिन 4-5 घंटे पहले ये कहा गया कि सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल सी इन द नेक्स्ट रीशफल। तो मतलब मेरे को लगा कि मेरे को आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोनिया जी से मिल के गया और उनसे बोल के गया। देखिए, चीफ मिनिस्टर की तो बात यह है कि मैं अगर हरियाणा में एक नई और वाइब्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को देखने का मुझे मौका मिल जाए तो मैं सोचूंगा कि चीफ मिनिस्टर बनने से बड़ी चीज़ हरियाणा में मैंने देखी। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। इसका मैं तो लाभ भी मानता हूँ, क्योंकि जितने भी 2 एस्पिरेंट हैं, 10 एस्पिरेंट हैं, कम से कम उनके जो लोग हैं दे वुड इंश्योर दैट दे मस्ट बी इलेक्टेड, तो दैट गोज इन फेवर ऑफ द पार्टी। और बाकी तो पार्टी ने फैसला करना है, वो जिसको बनाएगी बनाए। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बदलाव इस चीज़ की ज़रूरत है कि यंगर जो लॉट है वो उनका काफ़ी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान बच्चे हैं, बच्चे क्या यूथ हैं, उनका जो प्रवेश होगा वो शक्ल बदलता है। पुराना से तो छुड़वानी पड़ती हैं, कोई वैसे थोड़ा छोड़ता कोई। जब तक नया सेक्शन, नए लोग, नई सोच आके पार्टी को मजबूती देंगे तो पुराने को भी एहसास होगा कि हाँ, अब जो ये लॉट है, ये जो लोग आके अब हमारे को आगे नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनसे लगता है कि हम पार्टी को और मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के निवास पर उनके से मुलाकात की। जेल से रिहाई के बाद यह पंजाब की पहली यात्रा थी। धन शोधन मामले में आप के राष्ट्रीय नेता और
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिए जाने के कारण सिंह और मान को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है। इस दौरे में समय सिंह और मान ने अपनी घनिष्ठ संबंधों का प्रदर्शन किया, जिसमें सिंह ने मान को दोस्ताना अंदाज में उठाया और उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दिया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में धुमाकोट की जनसभा को संबोधित किया। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित बताया, तुष्टीकरण नीति का आरोप लगाया। जनसभा में कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी हर एक संपत्ति की जानकारी मतदाताओं को नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें केवल उन्हीं संपत्तियों की जानकारी देनी होगी जो यह दर्शाती है कि वे एक धनी जीवन जीते हैं। यह निर्णय तब आया जब कोर्ट ने तेजू से स्वतंत्र विधायक करीखो क्री की 2019 की चुनावी को जीत बरकरार रखा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि क्री ने अपने परिवार की 3 कारों की जानकारी नहीं दी, इसलिए उनकी जीत मान्य नहीं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज़ की जानकारी देना जरूरी नहीं, खासकर जब वह नौकरी के लिए महत्वपूर्ण न हो। कोलकाता के 20 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल आने के बाद उच्च सतर्कता बरती गई। ईमेल का दावा किया गया था कि कक्षाओं में बम रखे गए हैं जिससे रक्तपात हो सकता है। सोमवार को रात 12:24 पर इस ईमेल के बाद स्कूलों ने पुलिस से संपर्क किया। कोलकाता पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब ईमेल के आईपी पते के माध्यम से प्रेषक का पता लगा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुझाव दिया कि चुनाव से पहले तनाव पैदा करने के लिए यह धमकी एक छलावा थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनता को आश्वासन दिया है कि धमकियां असली नहीं थी और एक जांच खोली गई है। उन्होंने माता पिता और समुदाय से शांत रहने और अफवाहें न फैलाने का भी आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि वायरल हेपेटाइटिस अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक मार्क बन गया है, जो सालाना 1.3 मिलियन जीवन की बलि ले रहा है, जो कि क्षय रोग के बराबर है। भारत सहित 10 देश हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक बोझ से लगभग 2/3 से जूझ रहे हैं, जहां हर दिन 3500 लोग इस संक्रमणों से मर रहे हैं। जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद देश इन्हें सस्ते में प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर ले रहे हैं। WHO 2025 की रोकथाम और उपचार तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर अफ्रीकी क्षेत्र और 10 सबसे प्रभावित देशों में 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य पर बने रहे जा सका। मंगलवार को दिल्ली के मोंडका में स्थित एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने के लिए 26 दमकल गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया। दमकल विभाग को सुबह 11:12 पर इसकी सूचना मिली और अधिकारी इस समय आग बुझाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सौभाग्य से इस घटना में किसी की भी चोटिल होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री की संपत्ति को हुए नुकसान का आंकलन जारी है। मक्का स्थित मस्जिद अल हरम की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति मंगलवार सुबह कूद गया। इस घटना की जानकारी मस्जिद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते द्वारा दी गई। उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आवश्यक चिकित्सा दे दी गई। मस्जिद के अलम हरम की सुरक्षा के लिए विशेष बल अब इस स्थिति की जांच कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी है और घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। इससे पहले भी 2017 में आत्मदाह की कोशिश और 2018 में फ्रांस, बांग्लादेश से एक अरब देश के व्यक्तियों द्वारा 3 आत्महत्याएं जैसी घटनाएं हुई थी। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी ने 15 मई 2022 को पदभार संभाला था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 4045
जवानों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला आगामी 7 चरण के आम चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। एक कविता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1983 में लिखी थी, वह सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मारुति की प्राण प्रतिष्ठा नामक इस कविता में उन्होंने आदिवासियों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। यह कविता उस समय लिखी गई जब मोदी एक हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने गए थे और धर्मपुर के आदिवासियों की दुर्दशा देखी। उनकी इस कविता से उनकी सहानुभूति और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। और चरखी दादरी में आज अभय चौटाला आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा वो भी उनके ही मुखारबिन से आपको सुनाते हैं। इनेलो लोग ये कहेंगे, आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहने दो। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है। कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बस यहीं तक था हमारे खबरों का सिलसिला। कर फिर मिलेंगे हम नई खबरों के साथ, नई उम्मीद के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज देश विदेश, भारत और जिले भर में क्या रहा वो तमाम खबरें। 10 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषुम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 10 अप्रैल को चैत्र माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं। राहु काल 12:22 से 1:57 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। मौसम, आज हम बात करेंगे कि आने वाला कल मौसम कैसा रहेगा, यानी कि 10 अप्रैल का मौसम कैसा रहेगा। कल का मौसम जानने के लिए आप हमारी न्यूज़ देखते रहिए। हरियाणा में मौसम कैसा है यह भी जानकारी मिलेगी।
अगर आप भी घूमने के दीवाने हो तो आपको पता होगा कि घूमने के लिए अच्छा मौसम कितना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि अब अप्रैल महीने की शुरुआत से ही मौसम में बड़ा बदलाव आया है और एकदम से गर्मी हो गई है। आज के समय में कई मौसम विभाग लगातार मौसम से जुड़े अपडेट देते रहते हैं। हाँ, यह भी है कि अब मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी 100% ठीक निकलती है। हरियाणा राज्य में मौसम 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल आने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। 11 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव संभावित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक प्रेमलता सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बेटे और सांसद बरजेंद्र सिंह ने भी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। उनके इस कदम को जाट मतदाताओं को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। बीजेपी में एक दशक तक बिताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के दिग्गज जाट नेताओं में से एक हैं वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे और मौजूदा सांसद बरजेंद्र सिंह ने पिछले महीने ही कांग्रेस का दामन थामा था। इस परिवार का हरियाणा की राजनीति पर व्यापक असर रहा। 25 मई को लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिससे लेकर अभी से राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। प्रेमलता सिंह हरियाणा के पूर्व भाजपा विधायक हैं, जबकि वीरेंद्र सिंह ने पहले मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे वो 4 दशक तक कांग्रेस में रह चुके थे। मुकुल वासनानी और 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा किसी निश्चित कारण की वजह से वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, जब मैं बीजेपी में गया था तो मुझे इस बात का एहसास था कि दोनों विचारधाराओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मैंने इस फर्क को महसूस किया। उन्होंने आगे कहा, मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के मुद्दे को पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाया था और उनसे अनुरोध भी किया था कि किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। विजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के कदम को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं को लुभाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अभी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। विजेंद्र सिंह ने 5 महीने बाद भाजपा छोड़ दी, जब उनके पिता ने जिंद में एक रैली पार्टी में अल्टीमेटम दिया था कि अगर पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा तो वह भाजपा छोड़ देंगे। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है। दो चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। दिस इज द हाई टाइम। आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात ही चलना पॉलिटिकली आपको पद मिलता रहे, आपका बेटा एमपी बन जाए, इससे तो आपको सारे समाज के लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको देख के फैसले करने पड़ते हैं। ये तो आप अपने से ही अंदाज़ा लगा लें। अगर मैं 2 साल पहले छोड़ता या करता तो आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आती। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। दिस इज द हाई टाइम। अगर आप कोई डिसीजन आज लेते हो तो उसका इम्पेक्ट है, उसका असर है और उसमें क्लैरिटी हो तो लोगों तक जाएगी बात। बीजेपी में देखो, बात यह है कि मेरा 42 साल कांग्रेस का मैं
एक्टिविस्ट लगा लो, मुझे पद भी अनेक मिले, काम भी मैंने बहुत किया। और कांग्रेस की जो एक फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो एक दर्शन है, उसमें रह के आप बीजेपी में जाते हो, तो मेरा अपना ये विचार था कि आइडियोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस इज ए मूवमेंट। तो मैंने कहा दैट आई कैन अप्रिशिएट इट, दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। जब गया तो मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ना भी हो, लेकिन कहीं तो ये लगे कि ये आम साधारण जो इस देश की पॉपुलेशन है उसके लिए तो ठीक हो। किसान आंदोलन हुआ, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनका हिस्सा इस डेवलपिंग इकोनॉमी में बनता है वो उनको मिला ही नहीं। इसी तरह वर्किंग क्लास, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने बहुत से करोड़ों लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल दिया। दिस इज नो आर्गुमेंट, दैट मीन्स पॉवर्टी इज स्टिल देयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? दो चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, उनको 6 महीने पहले, साल पहले अरेस्ट कर लेते, लेकिन आप जब चुनाव है, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। बैंक अकाउंट कांग्रेस के सील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन लड़ने की उनकी कैपेसिटी को कम कर रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? वो क्या आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है? ना, वो ये है कि एक सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन है जो विच वांट्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल सीन ऑफ द कंट्री। कौन बर्दाश्त करेगा? साधारण से साधारण आदमी को भी इस बात का इल्म है, और कोई आदमी ये नहीं चाहता। रूलिंग पार्टी है तो उसका विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। कल कांग्रेस अगर रूलिंग पार्टी बनती है तो दूसरी पार्टी जो बाहर होगी उसको भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सेव कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंडित लोग हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी, वो कितना ही उनकी व्याख्या कैसी करें, लेकिन उनके पास इतने लोग आते हैं कि वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के भी बता देते हैं कि हाँ ऐसा होएगा, और कई बार वो सही भी होती है बात। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है, लेकिन कितनी तेज़ी से बदलेगी उतना ही बीजेपी को नुकसान है, कितना ही आहिस्ता बदलेगी उतना ही बीजेपी को कम नुकसान है। लेकिन हवा में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दो राय। हरियाणा में आप ये मान के तो चल सकते हो कि आने वाले समय में जो आपकी बात है कि कांग्रेस की तरफ कौन जा रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एग्जिस्टेंस खतरे में, स्पेशली जेजेपी। अब जेजेपी बीजेपी की पार्टनर थी तो वहाँ तो शायद उनको एंट्री मुश्किल मिले, तो वो हो सकता है कांग्रेस में ट्राई करें। नहीं लगाया वक्त। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से मेरे ख्याल में 15-16 दिन पहले ये कहा था कि आप मुझे कोई निश्चित तारीख बता दें जिस दिन मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आऊं। और मेरे विचार में ये था कि हम ये चाहते थे कि हरियाणा में अगर आप हमारे को कांग्रेस में शामिल करने के लिए समय दें तो हम वहाँ एक बड़ी रैली कर सकते हैं 2-3 लाख लोगों की। उसका एक मैसेज जाएगा और वो कांग्रेस को एकदम ताकत मिलेगी, मैसेज ऐसा होएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए ये तो नहीं संभव, आप दिल्ली में करें। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है। ये बात यूँ है कि हमने 2 अक्टूबर को जींद में एक बहुत बड़ी रैली की थी, बिना झंडे के, बिना डंडे के, बिना किसी पार्टी के,
और हमारे साथियों की रैली थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, मैसिव गैदरिंग। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पिछले 2 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप जेजेपी पार्टी से अपने संबंध विच्छेद कर लें, क्योंकि ये पार्टी बीजेपी को एक परमानेंट नुकसान पहुंचा रही है। आप तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनको साथ लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार करना शुरू किया है, एक किस्म से रैम्पेंट करप्शन, मतलब करप्शन की कोई सीमाएं होती हैं वो भी सब लांघ चुकी हो। तो इसलिए मेहरबानी करो, आप अपना संबंध इनसे दूर करो। ये हमेशा ये बोलते रहे कि अभी करेंगे, 15 दिन में कर देंगे, महीने में कर देंगे। अल्टीमेटली मैंने ये कहा उस दिन कि अगर आप जेजेपी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ोगे तो ये सोच लो कि वीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहना कि टिकटों की बात थी या इलेक्शन के नज़दीक आपने ये फैसला किया, ये नहीं था। और जब इन्होंने फैसला लिया तो मुझे फ़ोन किया कि अब तो हमने अलग कर दिया, अब तो आप सोचो। मैंने कहा आपने 2 दिन का समय, ब्रिजेंद्र सिंह तो ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर गया और मैंने भी उनको कहा कि मैं भी, अब मैं कैसे, अब आप कह रहे हो कि अब वापस आ जाओ, ये आपको पहले सोचना था। जिस दिन ओथ होनी थी उसी दिन 4-5 घंटे पहले ये कहा गया कि सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल सी इन द नेक्स्ट रीशफल। तो मतलब मेरे को लगा कि मेरे को आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोनिया जी से मिल के गया और उनसे बोल के गया। देखिए, चीफ मिनिस्टर की तो बात यह है कि मैं अगर हरियाणा में एक नई और वाइब्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को देखने का मुझे मौका मिल जाए तो मैं सोचूंगा कि चीफ मिनिस्टर बनने से बड़ी चीज़ हरियाणा में मैंने देखी। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। इसका मैं तो लाभ भी मानता हूँ, क्योंकि जितने भी 2 एस्पिरेंट हैं, 10 एस्पिरेंट हैं, कम से कम उनके जो लोग हैं, they would ensure that they must be elected. तो that goes in favor of the party. और बाकी तो पार्टी ने फैसला करना है, वो जिसको बनाएगी बनाए। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बदलाव इस चीज़ की ज़रूरत है कि यंगर जो लॉट है वो उनका काफ़ी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान बच्चे हैं, बच्चे क्या यूथ हैं, उनका जो प्रवेश होगा वो शक्ल बदलता है। पुराना से तो छुड़वानी पड़ती हैं, कोई वैसे थोड़ा छोड़ता कोई। जब तक नया सेक्शन, नए लोग, नई सोच आके पार्टी को मजबूती देंगे तो पुराने को भी एहसास होगा कि हाँ, अब जो ये लॉट है, ये जो लोग आके अब हमारे को आगे नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनसे लगता है कि हम पार्टी को और मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के निवास पर उनके से मुलाकात की। जेल से रिहाई के बाद यह पंजाब की पहली यात्रा थी। धन शोधन मामले में आप के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिए जाने के कारण सिंह और मान को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है। इस दौरे में समय सिंह और मान ने अपनी घनिष्ठ संबंधों का प्रदर्शन किया, जिसमें सिंह ने मान को दोस्ताना अंदाज में उठाया और उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दिया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में धुमाकोट की जनसभा को संबोधित किया। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित बताया, तुष्टीकरण नीति का आरोप लगाया। जनसभा में कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी हर एक संपत्ति की जानकारी मतदाताओं को नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें केवल उन्हीं संपत्तियों की जानकारी देनी होगी जो यह दर्शाती है कि वे एक धनी जीवन जीते हैं। यह निर्णय तब आया जब कोर्ट ने तेजू से स्वतंत्र विधायक करीखो क्री की 2019 की चुनावी को जीत बरकरार रखा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि क्री ने अपने परिवार की 3 कारों की जानकारी नहीं दी, इसलिए उनकी जीत मान्य नहीं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज की जानकारी देना जरूरी नहीं, खासकर जब वह नौकरी के लिए महत्वपूर्ण न हो। कोलकाता के 20 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल आने के बाद उच्च सतर्कता बरती गई। ईमेल का दावा किया गया था कि कक्षाओं में बम रखे गए हैं जिससे रक्तपात हो सकता है। सोमवार को रात 12:24 पर इस ईमेल के बाद स्कूलों ने पुलिस से संपर्क किया। कोलकाता पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब ईमेल के आईपी पते के माध्यम से प्रेषक का पता लगा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुझाव दिया कि चुनाव से पहले तनाव पैदा करने के लिए यह धमकी एक छलावा थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनता को आश्वासन दिया है कि धमकियां असली नहीं थी और एक जांच खोली गई है। उन्होंने माता पिता और समुदाय से शांत रहने और अफवाहें न फैलाने का भी आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि वायरल हेपेटाइटिस अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक मार्क बन गया है, जो सालाना 1.3 मिलियन जीवन की बलि ले रहा है, जो कि क्षय रोग के बराबर है। भारत सहित 10 देश हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक बोझ से लगभग 2/3 से जूझ रहे हैं, जहां हर दिन 3500 लोग इस संक्रमणों से मर रहे हैं। जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद देश इन्हें सस्ते में प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर ले रहे हैं। WHO 2025 की रोकथाम और उपचार तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर अफ्रीकी क्षेत्र और 10 सबसे प्रभावित देशों में 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य पर बने रहे जा सका। मंगलवार को दिल्ली के मोंडका में स्थित एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने के लिए 26 दमकल गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया। दमकल विभाग को सुबह 11:12 पर इसकी सूचना मिली और अधिकारी इस समय आग बुझाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सौभाग्य से इस घटना में किसी की भी चोटिल होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री की संपत्ति को हुए नुकसान का आंकलन जारी है। मक्का स्थित मस्जिद अल हरम की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति मंगलवार सुबह कूद गया। इस घटना की जानकारी मस्जिद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते द्वारा दी गई। उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आवश्यक चिकित्सा दे दी गई। मस्जिद के अलम हरम की सुरक्षा के लिए विशेष बल अब इस स्थिति की जांच कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी है और घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। इससे पहले भी 2017 में आत्मदाह की कोशिश और 2018 में फ्रांस, बांग्लादेश, एक अरब देश के व्यक्तियों द्वारा 3 आत्महत्याएं जैसी घटनाएं हुई थी। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी ने 15 मई 2022 को पदभार संभाला था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 40-45 जवानों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला आगामी 7 चरण के आम चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। एक कविता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1983 में लिखी थी, वह सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मारुति की प्राण प्रतिष्ठा नामक इस कविता में उन्होंने आदिवासियों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। यह कविता उस समय लिखी गई जब मोदी एक हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने गए थे और धर्मपुर के आदिवासियों की दुर्दशा देखी। उनकी इस कविता से उनकी सहानुभूति और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। और चरखी दादरी में आज अभय चौटाला आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा वो भी उनके ही मुखारबिन से आपको सुनाते हैं। इनेलो लोग ये कहेंगे, आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं?
उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे। तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूं सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे। भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहने दो। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं। क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बस यहीं तक था हमारे खबरों का सिलसिला। कर फिर मिलेंगे हम नई खबरों के साथ, नई उम्मीद के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज देश विदेश, भारत और जिले भर में क्या रहा वो तमाम खबरें। 10 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। 10 अप्रैल को चैत्र माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और विषम कुंभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं। राहुकाल 12:22 से 1:57 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। मौसम, आज हम बात करेंगे कि आने वाला कल मौसम कैसा रहेगा, यानी कि 10 अप्रैल का मौसम कैसा रहेगा। कल का मौसम जानने के लिए आप हमारी न्यूज़ देखते रहिए। हरियाणा में मौसम कैसा है यह भी जानकारी मिलेगी। अगर आप भी घूमने के दीवाने हो तो आपको पता होगा कि घूमने के लिए अच्छा मौसम कितना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि अब अप्रैल महीने की शुरुआत से ही मौसम में बड़ा बदलाव आया है और एकदम से गर्मी हो गई है। आज के समय में कई मौसम विभाग लगातार मौसम से जुड़े अपडेट देते रहते हैं। हाँ, यह भी है कि अब मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी 100% ठीक निकलती है। हरियाणा राज्य में मौसम 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 10 अप्रैल तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हल्के बादल आने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहने, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। 11 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव संभावित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक
प्रेमलता सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके बेटे और सांसद बरजेंद्र सिंह ने भी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। उनके इस कदम को जाट मतदाताओं को लुभाने की रणनीति माना जा रहा है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। बीजेपी में एक दशक तक बिताने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के दिग्गज जाट नेताओं में से एक हैं वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे और मौजूदा सांसद बरजेंद्र सिंह ने पिछले महीने ही कांग्रेस का दामन थामा था। इस परिवार का हरियाणा की राजनीति पर व्यापक असर रहा। 25 मई को लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिससे लेकर अभी से राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। प्रेमलता सिंह हरियाणा के पूर्व भाजपा विधायक हैं, जबकि वीरेंद्र सिंह ने पहले मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे वो 4 दशक तक कांग्रेस में रह चुके थे। मुकुल वासनानी और 2 बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा किसी निश्चित कारण की वजह से वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा जब मैं बीजेपी में गया था तो मुझे इस बात का एहसास था कि दोनों विचारधाराओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन इसके बाद मैंने इस फर्क को महसूस किया। उन्होंने आगे कहा मैंने किसान आंदोलन के दौरान भी किसानों के मुद्दे को पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाया था और उनसे अनुरोध भी किया था कि किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के कदम को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं को लुभाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अभी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। वीरेंद्र सिंह ने 5 महीने बाद भाजपा छोड़ दी, जब उनके पिता ने जिंद में एक रैली पार्टी में अल्टीमेटम दिया था कि अगर पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखा तो वह भाजपा छोड़ देंगे। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है। 2 चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। दिस इज द हाई टाइम। आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात। चलना पॉलिटिकली आपको पद मिलता रहे, आपका बेटा एमपी बन जाए, इससे तो आपको सारे समाज के लिए क्या मान्यताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको देख के फैसले करने पड़ते हैं। ये तो आप अपने से ही अंदाज़ा लगा लें। अगर मैं 2 साल पहले छोड़ता या करता तो आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आती। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। दिस इज द हाई टाइम। अगर आप कोई डिसीजन आज लेते हो तो उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है और उसमें क्लैरिटी हो तो लोगों तक जाएगी बात। बीजेपी में देखो बात यह है कि मेरा 42 साल कांग्रेस का मैं एक्टिविस्ट लगा लो, मुझे पद भी अनेक मिले, काम भी मैंने बहुत किया। और कांग्रेस की जो एक फिलॉसफी है, कांग्रेस का जो एक दर्शन है, उसमें रह के आप बीजेपी में जाते हो। तो मेरा अपना ये विचार था कि आइडियोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस इज ए मूवमेंट। तो मैंने कहा दैट आई कैन अप्रिशिएट इट, दैट आई कैन सॉर्ट इट आउट। जब गया तो मुझे भी लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार ना भी हों, लेकिन कहीं तो ये लगे कि ये आम साधारण जो इस देश की पॉपुलेशन है उसके लिए तो ठीक हों। किसान आंदोलन हुआ, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उनका हिस्सा इस डेवलपिंग इकोनॉमी में बनता है वो उनको मिला ही नहीं।
इसी तरह वर्किंग क्लास, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने बहुत से करोड़ों लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल दिया। दिस इज नो आर्गुमेंट, दैट मीन्स पॉवर्टी इज स्टिल देयर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? दो चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करते हो, उनको 6 महीने पहले, साल पहले अरेस्ट कर लेते, लेकिन आप जब चुनाव है, चुनाव के समय में उनको अरेस्ट करने का मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल अपोजिशन के लिए पैदा कर रहे हो। बैंक अकाउंट कांग्रेस के सील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन लड़ने की उनकी कैपेसिटी को कम कर रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? वो क्या आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है? ना, वो ये है कि एक सेक्शन, पॉलिटिकल सेक्शन है जो विच वांट्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल सीन ऑफ द कंट्री। कौन बर्दाश्त करेगा? साधारण से साधारण आदमी को भी इस बात का इल्म है, और कोई आदमी ये नहीं चाहता। रूलिंग पार्टी है तो उसका विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। कल कांग्रेस अगर रूलिंग पार्टी बनती है तो दूसरी पार्टी जो बाहर होगी उसको भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। भी हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सेव कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंडित लोग हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी, वो कितना ही उनकी व्याख्या कैसी करें, लेकिन उनके पास इतने लोग आते हैं कि वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा के भी बता देते हैं कि हाँ ऐसा होएगा, और कई बार वो सही भी होती है बात। तो मेरा अपना 52 साल का राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि हरियाणा में हवा बदल रही है, लेकिन कितनी तेज़ी से बदलेगी उतना ही बीजेपी को नुकसान है, कितनी आहिस्ता बदलेगी उतना ही बीजेपी को कम नुकसान है। लेकिन हवा में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई दो राय। हरियाणा में आप ये मान के तो चल सकते हो कि आने वाले समय में जो आपकी बात है कि कांग्रेस की तरफ कौन जा रहे हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एग्जिस्टेंस खतरे में, स्पेशली जेजेपी। अब जेजेपी बीजेपी की पार्टनर थी तो वहाँ तो शायद उनको एंट्री मुश्किल मिले, तो वो हो सकता है कांग्रेस में ट्राई करें। नहीं लगाया वक्त। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से मेरे ख्याल में 15-16 दिन पहले ये कहा था कि आप मुझे कोई निश्चित तारीख बता दें जिस दिन मैं अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आऊं। और मेरे विचार में ये था कि हम ये चाहते थे कि हरियाणा में अगर आप हमारे को कांग्रेस में शामिल करने के लिए समय दें तो हम वहाँ एक बड़ी रैली कर सकते हैं 2-3 लाख लोगों की। उसका एक मैसेज जाएगा और वो कांग्रेस को एकदम ताकत मिलेगी, मैसेज ऐसा होएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए ये तो नहीं संभव, आप दिल्ली में करें। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है। ये बात यूँ है कि हमने 2 अक्टूबर को जींद में एक बहुत बड़ी रैली की थी, बिना झंडे के, बिना डंडे के, बिना किसी पार्टी के, और हमारे साथियों की रैली थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, मैसिव गैदरिंग। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं पिछले 2 साल से ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप जेजेपी पार्टी से अपने संबंध विच्छेद कर लें, क्योंकि ये पार्टी बीजेपी को एक परमानेंट नुकसान पहुंचा रही है। आप तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनको साथ लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार करना शुरू किया है, एक किस्म से रैम्पेंट करप्शन, मतलब करप्शन की कोई सीमाएं होती हैं वो भी सब लांघ चुकी हो। तो इसलिए मेहरबानी करो, आप अपना संबंध इनसे दूर करो। ये हमेशा ये बोलते रहे कि अभी करेंगे, 15 दिन में कर देंगे, महीने में कर देंगे। अल्टीमेटली मैंने ये कहा उस दिन कि अगर आप जेजेपी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ोगे तो ये सोच लो कि वीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं रहेंगे। इसलिए ये कहना कि टिकटों की बात थी या इलेक्शन के नज़दीक आपने ये फैसला किया, ये नहीं था। और जब इन्होंने फैसला लिया तो मुझे फ़ोन किया
कि अब तो हमने अलग कर दिया, अब तो आप सोचो। मैंने कहा आपने 2 दिन का समय, ब्रिजेंद्र सिंह तो ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर गया, और मैंने भी उनको कहा कि मैं भी, अब मैं कैसे, अब आप कह रहे हो कि अब वापस आ जाओ, ये आपको पहले सोचना था। जिस दिन ओथ होनी थी उसी दिन 4-5 घंटे पहले ये कहा गया कि सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल सी इन द नेक्स्ट रीशफल। तो मतलब मेरे को लगा कि मेरे को आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोनिया जी से मिल के गया और उनसे बोल के गया। देखिए, चीफ मिनिस्टर की तो बात यह है कि मैं अगर हरियाणा में एक नई और वाइब्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को देखने का मुझे मौका मिल जाए तो मैं सोचूंगा कि चीफ मिनिस्टर बनने से बड़ी चीज़ हरियाणा में मैंने देखी। कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। इसका मैं तो लाभ भी मानता हूँ, क्योंकि जितने भी 2 एस्पिरेंट हैं, 10 एस्पिरेंट हैं, कम से कम उनके जो लोग हैं, दे वुड इंश्योर दैट दे मस्ट बी इलेक्टेड, तो दैट गोज इन फेवर ऑफ द पार्टी। और बाकी तो पार्टी ने फैसला करना है, वो जिसको बनाएगी बनाए। देखिए, एक तो सबसे बड़ा बदलाव इस चीज़ की ज़रूरत है कि यंगर जो लॉट है वो उनका काफ़ी प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान बच्चे हैं, बच्चे क्या यूथ हैं, उनका जो प्रवेश होगा वो शक्ल बदलता है। पुराना से तो छुड़वानी पड़ती हैं, कोई वैसे थोड़ा छोड़ता कोई। जब तक नया सेक्शन, नए लोग, नई सोच आके पार्टी को मजबूती देंगे तो पुराने को भी एहसास होगा कि हाँ, अब जो ये लॉट है, ये जो लोग आके अब हमारे को आगे नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनसे लगता है कि हम पार्टी को और मजबूत करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के निवास पर उनके से मुलाकात की। जेल से रिहाई के बाद यह पंजाब की पहली यात्रा थी। धन शोधन मामले में आप के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिए जाने के कारण सिंह और मान को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया है। इस दौरे में समय सिंह और मान ने अपनी घनिष्ठ संबंधों का प्रदर्शन किया, जिसमें सिंह ने मान को दोस्ताना अंदाज में उठाया और उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दिया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में धुमाकोट की जनसभा को संबोधित किया। धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीतियों की प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित बताया, तुष्टीकरण नीति का आरोप लगाया। जनसभा में कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी हर एक संपत्ति की जानकारी मतदाताओं को नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें केवल उन्हीं संपत्तियों की जानकारी देनी होगी जो यह दर्शाती है कि वे एक धनी जीवन जीते हैं। यह निर्णय तब आया जब कोर्ट ने तेजू से स्वतंत्र विधायक करीखो क्री की 2019 की चुनावी को जीत बरकरार रखा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि क्री ने अपने परिवार की 3 कारों की जानकारी नहीं दी, इसलिए उनकी जीत मान्य नहीं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज की जानकारी देना जरूरी नहीं, खासकर जब वह नौकरी के लिए महत्वपूर्ण न हो। कोलकाता के 20 से अधिक स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल आने के बाद उच्च सतर्कता बरती गई। ईमेल का दावा किया गया था कि कक्षाओं में बम रखे गए हैं जिससे रक्तपात हो सकता है। सोमवार को रात 12:24 पर इस ईमेल के बाद स्कूलों ने पुलिस से संपर्क किया। कोलकाता पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब ईमेल के आईपी पते के माध्यम से प्रेषक का पता लगा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुझाव दिया कि चुनाव से पहले तनाव पैदा करने के लिए यह धमकी एक छलावा थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जनता को आश्वासन दिया है कि धमकियां असली नहीं थी और एक जांच खोली गई है।
उन्होंने माता पिता और समुदाय से शांत रहने और अफवाहें न फैलाने का भी आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि वायरल हेपेटाइटिस अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संक्रामक मार्क बन गया है, जो सालाना 1.3 मिलियन जीवन की बलि ले रहा है, जो कि क्षय रोग के बराबर है। भारत सहित 10 देश हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक बोझ से लगभग 2/3 से जूझ रहे हैं, जहां हर दिन 3500 लोग इस संक्रमणों से मर रहे हैं। जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता के बावजूद देश इन्हें सस्ते में प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर ले रहे हैं। WHO 2025 की रोकथाम और उपचार तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर अफ्रीकी क्षेत्र और 10 सबसे प्रभावित देशों में 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य पर बने रहे जा सका। मंगलवार को दिल्ली के मोंडका में स्थित एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे काबू करने के लिए 26 दमकल गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया। दमकल विभाग को सुबह 11:12 पर इसकी सूचना मिली और अधिकारी इस समय आग बुझाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सौभाग्य से इस घटना में किसी की भी चोटिल होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री की संपत्ति को हुए नुकसान का आंकलन जारी है। मक्का स्थित मस्जिद अल हरम की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति मंगलवार सुबह कूद गया। इस घटना की जानकारी मस्जिद के आधिकारिक सोशल मीडिया खाते द्वारा दी गई। उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आवश्यक चिकित्सा दे दी गई। मस्जिद के अलम हरम की सुरक्षा के लिए विशेष बल अब इस स्थिति की जांच कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी है और घटना के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की। इससे पहले भी 2017 में आत्मदाह की कोशिश और 2018 में फ्रांस, बांग्लादेश, एक अरब देश के व्यक्तियों द्वारा 3 आत्महत्याएं जैसी घटनाएं हुई थी। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनके सुरक्षा मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS अधिकारी ने 15 मई 2022 को पदभार संभाला था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 40-45 जवानों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला आगामी 7 चरण के आम चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। एक कविता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1983 में लिखी थी, वह सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मारुति की प्राण प्रतिष्ठा नामक इस कविता में उन्होंने आदिवासियों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। यह कविता उस समय लिखी गई जब मोदी एक हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने गए थे और धर्मपुर के आदिवासियों की दुर्दशा देखी। उनकी इस कविता से उनकी सहानुभूति और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है। और चरखी दादरी में आज अभय चौटाला आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा वो भी उनके ही मुखारबिन से आपको सुनाते हैं। इनेलो लोग ये कहेंगे, आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे। तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूं सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए।
ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे, भी चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं। क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है। ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। आप देख रहे थे पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बस यहीं तक था हमारे खबरों का सिलसिला। कर फिर मिलेंगे हम नई खबरों के साथ, नई उम्मीद के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।